दोस्तों आजकल इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहां पर राहुल गांधी जी क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी अगर 2024 में फिर से एक बार सत्ता में आ जाती है तो इस देश का संविधान हमेशा के लिए बदल देगी, शायद इस देश के संविधान को हमेशा के लिए रद्द कर देगी। भाई और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। यह चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, यह चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। हालांकि मुद्दा बहुत सीरियस है, लेकिन मजे की बात यह कि यह मुद्दा वो व्यक्ति उठा रहा है जिनके दादी ने मतलब कि इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान को इस कदर चोट पहुंचाई थी कि भारत का लोकतंत्र ही खतरे में आ चुका था। दोस्तों किसी भी एक आदमी के हाथ में अगर अनलिमिटेड पावर आ जाए, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में इस तरह की पावर आ जाए कि वो संविधान को हमेशा के लिए बदल सकती है, तो देश को किस तरह का नुकसान होता है ये इतिहास हमको दिखा चुका है। और दोस्तों इसीलिए आज का ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या अगर बीजेपी या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को फिर से एक बार उस तरह की मेजोरिटी मिल जाती है जिस तरह की मेजोरिटी इंदिरा गांधी के पास थी या कभी राजीव गांधी के पास थी, तो क्या देश के संविधान को कंप्लीटली रद्द किया जा सकता है या उसको इस तरह से बदल दिया जा सकता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद में ये किस तरह से बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला कैसे जाए, उसी के साथ साथ दोस्तों कोर्ट जो होता है वो इस जुडिशियल प्रोसेस में किस तरह का रोल प्ले करते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों 1975 में इंदिरा गांधी ने जो प्रयत्न किया था लोकतंत्र को चेंज करने का, हमारे संविधान को चेंज करने का, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस समय पर बीजेपी इतनी ताकतवर हो सकती है कि देश के संविधान के साथ में इस तरह की छेड़खानी कर दे कि हमारे देश का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाए, हमारे देश का लोकतंत्र हमेशा के लिए बदल जाए। तो दोस्तों आइए ढूंढते हैं जवाब इस सवाल का कि क्या बीजेपी देश के संविधान को कंप्लीटली रद्द कर सकती है, देश के संविधान को इस तरह से बदल सकती है कि इस देश का लोकतंत्र हमेशा के लिए बदल जाए। दोस्तों आजादी के पहले भारत की जनता ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया था जिसका सिर्फ एक ही काम था कि इस देश के लिए एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। और दोस्तों इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास के बाद में 26 नवंबर 1949 को एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जो 26 जनवरी 1950 से इस देश में लागू हो गया और तब से भारत बन गया है एक रिपब्लिक देश। दोस्तों भारत का संविधान इस देश का सुप्रीम लॉ माना जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको बताता है कि इस देश का फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड किस तरह से होगा, इस देश में जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है उनका फॉर्मेशन किस तरह से किया जाएगा, उनकी पावर्स क्या होंगी और जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरह से फंक्शन करेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है कुछ मूलभूत अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स और हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी फॉलो करें। और उसी के साथ साथ दोस्तों देश की जो सरकार होती है उनके लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है कि देश को किस तरह से चलाया जाए और देश के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया जाए, ये भी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। दोस्तों भारत का एक खुद का संविधान होने का एक मतलब यह भी होता है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होगी, ना कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। मतलब कि जब भी यह सवाल आएगा कि देश के नेता क्या चाहते हैं और देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस बात। दोस्तों किसी भी देश में कानून की सुप्रीमेसी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है क्योंकि जहां पर कानून सबसे बड़ा होता है वहां पर हर व्यक्ति को इक्वल नजर से देखा जाता है, वहां पर हर व्यक्ति को मौका मिलता है कि वो अपने व्यू स्पष्ट तरीके से रख सके और उसके व्यू को सुना भी जाएगा। दोस्तों भारत के संविधान की एक खूबी यह भी है कि भारत का संविधान सामाजिक रियलिटीज को एक्सेप्ट करता है, इस बात को मानता है कि समय के साथ में जैसे जैसे भारत का समाज बदलते जाएगा यहाँ की रियलिटीज भी बदलती जाएंगी, यहाँ की नीड्स भी बदलती जाएंगी और उस बदलते हुए नीड्स के साथ में कानून को भी बदलना होगा। और उसके लिए दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा स्कोप यहाँ पर हमको देता है। और दोस्तों इसी खूबी का इस्तेमाल करते हुए 1950 से लेकर 2024 तक 106 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए और जो रिसेंट अमेंडमेंट था दोस्तों वो था वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 का। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बदलना है तो अमेंडमेंट किस तरह से लाया जा सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को जानते हैं जिसके बेसिस पर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है। दोस्तों भारत के संविधान को बदलने का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में डिटेल में बताया गया है और दोस्तों इसी के तहत भारत के संविधान को बदलने का या उसमें कुछ भी अमेंडमेंट करने का जो भी हक है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया। दोस्तों पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने 2 सभाएं आ जाती है।
पहली है राज्यसभा और दूसरी है लोकसभा। और दोस्तों इसी के साथ साथ एक तीसरा अंग भी होता है जो होता है राष्ट्रपति। और दोस्तों ये तीनों को मिलाकर ही पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर बनता है और ये तीनों के कंसेंट के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। दोस्तों भारत की सरकार अगर चाहे तो भारत के संविधान में बदलाव कर सकती है और उस बदलाव करने के लिए जो बिल होगा उनको पार्लियामेंट के किसी न किसी सदन में पेश करना होगा। मतलब कि सरकार अगर चाहे तो बिल को राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकती है या लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन दोस्तों इंडिपेंडेंटली इन दोनों हाउसेस में उसको अलग तरीके से पास करवाना होगा। और इंडिपेंडेंटली जब वो बिल पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो अमेंडमेंट को एक्ट माना जाएगा। दोस्तों बिल जब भी किसी सदन में प्रेजेंट किया जाता है तो वहां पर उसको पारित करने के लिए सदन की जो टोटल सदस्यता है, मतलब कि जो टोटल सीट्स उस सदन में अवेलेबल है, उसकी कम से कम 50% मेजोरिटी को क्रॉस किया होना चाहिए और जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उनकी कम से कम 2/3 मेजोरिटी से पारित होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों अगर हम लोकसभा की बात करें तो मौजूदा स्थिति में लोकसभा में 543 सीट्स है और दोस्तों अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोकसभा में पारित करना होगा तो वहां पर कम से कम 50% मेजोरिटी लगेगी 543 सीट्स की, मतलब कि कम से कम 272 सीट्स वहां पर लगेंगे। और दोस्तों जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट होंगे उनका कम से कम 2/3, मतलब कि अगर हाउस फुल्ली प्रेजेंट है तो कम से कम 362 सीट्स की वोट वहां पर लगेंगे, तभी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोकसभा में पास किया जा सकता है। उसी तरह से अगर राज्यसभा में बिल रखा जाता है तो करंटली राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो है 240 और दोस्तों इसके हिसाब से 50% जो मेजोरिटी मार्क होता है वो होता है 121 सीट्स का। और जो स्पेशल मेजोरिटी मार्क होता है जब सदन पूरी तरह से वहां पर प्रस्तुत हो तो वो होगा तकरीबन 160 सीट्स का। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सदन में रखा जाए तो पूरे लोग वहां पर हाजिर हो, इसीलिए दोस्तों 50% मेजोरिटी का मार्क वहां पर क्रॉस करना जरूरी है और जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उनमें से 2/3 लोगों ने उस बिल को सहमति दर्शानी चाहिए। दोस्तों किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को अगर भारत के पार्लियामेंट के दोनों सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग तरह से इंडिपेंडेंटली पारित कर देते हैं तो वो बिल चला जाता है प्रेसिडेंट के बाद में और प्रेसिडेंट के एक्शन मिलने के बाद में दोस्तों इस बिल को एक्ट माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट माना जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया जाता है। दोस्तों अब तक जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया वहां पर आर्टिकल 368 गवर्नमेंट को यह अलाउ करता है कि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके उन मुद्दों के ऊपर जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करती है। तो दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है क्या चीज। दोस्तों भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है, एक फेडरेशन है जहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश को चलाने के लिए और दोस्तों बहुत सारे स्टेट्स है जिनकी अपनी अपनी सरकारें होती है और दोस्तों इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर के बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्टेट्स के परमिशन के बिना यूनियन गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। अब दोस्तों ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं? तो दोस्तों पहला मुद्दा हो सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, क्योंकि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो जो एमपीज होते हैं वो तो उनके लिए वोट करते ही है, पर जो स्टेट्स के एमएलएज होते हैं वो भी उनके लिए वोट करते हैं, स्टेट की असेंबलीज भी उनके लिए वोट करती है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट्स के और सेंटर्स के पावर्स को सेपरेट करता है, ये बताता है कि स्टेट किन किन चीजों पर लॉ बना सकता है, यूनियन किन किन चीजों पर लॉ बना सकता है। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर को भी फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट माना जा सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों भारत के जो स्टेट्स होते हैं वो राज्यसभा में जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो भी फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों आर्टिकल 368 इटसेल्फ, मतलब कि जो आर्टिकल हमको संविधान को बदलने की ताकत देता है, उस आर्टिकल के साथ में अगर कभी छेड़खानी की जाएगी तो दोस्तों उसको भी फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 368 स्पेसिफिकली हमको यह कहता है कि जब भी कोई ऐसा अमेंडमेंट लाया जाएगा जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के प्रोविजंस को अफेक्ट करता है तो उस अमेंडमेंट को पारित करने के लिए राज्यसभा में और लोकसभा में उसका पारित होना जरूरी है। उसी के साथ साथ भारत के जितने राज्य हैं उसमें से कम आधे राज्यों ने उस प्रस्ताव को पारित करना चाहिए। मतलब कि समझ लीजिए कल जाकर अगर यूनियन गवर्नमेंट ये बात को चाहती है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जिस तरह से होता है उस प्रोसीजर को बदल दिया जाए तो उसको राज्यसभा में भी बिल को पास कराना पड़ेगा, उसको लोकसभा में भी बिल को पास कराना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आज जो भारत के 28 स्टेट्स है उसमें से कम 14 स्टेट्स का दोस्तों अप्रूवल यहां पर लगेगा, तभी कोई भी ऐसा फेडरल प्रोविजन अमेंड किया जा सकता है और उसके बेसिस पर अमेंडमेंट एक्ट को पारित किया जा सकता है। तो दोस्तों संविधान को बनाने वालों ने हर चीज के लिए एक प्रोविजन रखा है कि आप चाहे तो समाज की जो करंट नीड्स है उसको एन्यूमरेट कर सकते हो, उसको अडॉप्ट कर सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जितना गंभीर मुद्दा होगा उतनी गंभीर प्रोसीजर यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है।
अब दोस्तों देखने में तो आपको लगेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना कितना मुश्किल हो सकता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिजिड हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इतनी रिजिडिटी होने के बाद भी भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे ज्यादा बार बदला हुआ संविधान माना जाता है। मतलब कि जो प्रोविजन देखने में तो बहुत रिजिड लगते हैं, समझने में तो बहुत रिजिड लगता है, लेकिन उन्हीं प्रोविजन का इस्तेमाल करके इस संविधान को 106 बार बदला गया है और दुनिया में सबसे ज्यादा बार बदला जाने वाला संविधान भारत का संविधान माना जाता है। अब दोस्तों ये तो हुआ प्रोसीजर कि किस तरह से भारत के संविधान को बदला जा सकता है, लेकिन दोस्तों हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक कंसेप्ट है जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर को अलग अलग रखा गया। मतलब कि देश के सरकार चलाने वाले जो लोग होंगे, जो मंत्री लोग होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, जो हमारा प्रेसिडेंट होगा, उसको एग्जीक्यूटिव पावर माना गया। जो हमारे सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, हमारे जो स्टेट की असेंबलीज हैं, इनको लेजिस्लेटिव पार्ट माना गया। और दोस्तों जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, इनको जुडिशियल पावर माना गया। और इन तीनों स्ट्रक्चर्स में जो पावर डिफरेंशिएशन है वो बहुत क्लियर हमारे संविधान में दिया गया। अब दोस्तों जब भी हम भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं, उसको अमेंडमेंट करने की बात करते हैं, तो रोल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि जब भी भारत के संविधान के किसी भी प्रोविजन को समझने में आपको दिक्कत हो या वहां पर उसका मतलब किस तरह से निकला जाए, इस चीज के ऊपर जब भी डिबेट होगा तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से उसका इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो उसका हाईएस्ट और फाइनल इंटरप्रेटर होगा। मतलब कि एक तरह से भारत के कानून को अगर रिव्यू करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू का एक प्रोविजन है और उस प्रोविजन को यूज करके भारत का संविधान एक्चुअल में कहता क्या है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट हमको समझा सकता है। और दोस्तों ये ताकत हाई कोर्ट्स के पास भी है, लेकिन अगर फाइनल वर्डिक्ट किसी का माना जाएगा तो वो माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों भारत में जुडिशरी का रोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब भी नेता लोग मिलकर कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में पारित कर देते हैं तो वो अमेंडमेंट कितना लीगल है इसका जुडिशियल रिव्यू सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कर सकता है। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि भारत में अगर संविधान को बदलना है तो पहले तो आपको प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी आर्टिकल 368 में दी हुई, और उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने उस चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। इस चीज का भी आपको ख्याल रखना होगा। अब दोस्तों ये जो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया गया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच का, इसका महत्व दोस्तों अगर आपको समझना है तो आपको साल 1965 से लेकर 1975 तक की जो घटना है उसको बहुत अच्छे तरह से समझने की जरूरत है। दोस्तों 1967 का दौर वो दौर था जब भारत में एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था जो रिलेटेड था राइट टू प्रॉपर्टी से। दोस्तों हमारे जो मूलभूत अधिकार है, संविधान उनको मूलभूत माना जाता है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति से वो मूलभूत अधिकार नहीं छीने जा सकते। मतलब कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रीच योर रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन, ऐसे बहुत सारे हमको अधिकार दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत मूलभूत माने जाते हैं। अब दोस्तों इन सारे अधिकारों के साथ में एक अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी दिया गया था कि कोई भी आदमी चाहे तो कितनी भी प्रॉपर्टी अर्जित कर सकता है और वो उसका फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी माना जाएगा। और दोस्तों जो राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा है ये 1965 से लेकर 1975 में बहुत चर्चे में रहा, क्योंकि दोस्तों जब हमारा देश आगे बढ़ रहा था आजादी के बाद में, तब सरकारों की एक कोशिश थी कि एक सोशलिस्ट रिजिम इस देश में लाई जाए जहां पर कॉमन वेलफेयर लोगों का किया जाए और सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हो गए अमीरी और गरीबी का उसको दूर किया जाए। और दोस्तों उस समय का अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस व्यक्ति के पास में जमीन है वो वहां पर जमींदार माना जाता था, वो वहां पर बहुत पावरफुल माना जाता था। और सारी सरकारों की कोशिश थी कि भाई लैंड के ऊपर सीलिंग लगाया जाए कि कोई भी व्यक्ति एक सीलिंग के ऊपर लैंड उससे ज्यादा हासिल नहीं कर सकता या अपने पास अर्जित नहीं कर सकता, और अगर उसके पास सीलिंग के ऊपर का लैंड है तो उसको सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी ताकि सोसाइटी का ओवरऑल वेलफेयर हो सके। और दोस्तों जैसी कोई सरकार इस तरह का लैंड सीलिंग के ऊपर एक्ट बना देती थी और लोगों को तकलीफ होने लगती थी, लोग तुरंत ही कोर्ट पहुंच जाते थे ये बोलते हुए कि हमारा जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है, जो हमारा मूलभूत अधिकार है प्रॉपर्टी रखने का, उसके ऊपर सरकार अटैक कर रही है और कोर्ट ने हमको उसके ऊपर प्रोटेक्शन देना चाहिए। और दोस्तों ऐसे जब केसेस कोर्ट में गए तो उसमें के दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला केस है दोस्तों 1967 का गोलकनाथ केस और दूसरा है दोस्तों 1973 का केशवानंद भारती केस। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि जो गोलकनाथ केस था ये बेसिकली था क्या। दोस्तों 1953 में पंजाब सरकार ने एक लैंड सीलिंग एक्ट बना दिया और इसी के तहत दोस्तों गोलकनाथ फैमिली को एक नोटिस भेजा गया कि भाई आपके पास जो 500 एकड़ लैंड है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप 30 एकड़ रख सकते हैं, बाकी पूरा 470 एकड़ जो लैंड है वो सरकार हड़प लेगी और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी फॉर सोशल वेलफेयर।
अब दोस्तों जैसे ये एक्शन हुआ, उस एक्शन को लेकर गोलकनाथ फैमिली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, ये बोलते हुए कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, और इसके तहत मैं प्रॉपर्टी अर्जित कर सकता हूं, 500 एकड़ लैंड भी रख सकता हूं, और सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि मेरा लैंड हड़प ले। लेकिन दोस्तों पंजाब सरकार ने जब लैंड सीलिंग का एक्ट बनाया था, उसको प्लेस कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के 9 शेड्यूल में। मतलब कि दोस्तों 9 शेड्यूल में अगर कोई एक्ट को प्लेस कर दिया जाए तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं हो सकती। अब दोस्तों जब गोलकनाथ फैमिली कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने इसी चीज को क्लेम किया कि पहले तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी बचाया जाए, और इस एक्ट को किस तरह से 9 शेड्यूल में रखा जा सकता है जहां पर जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं हो सकती, क्योंकि ये आम आदमी की जिंदगी को अफेक्ट करता है। और दोस्तों इसी चीज को गोलकनाथ फैमिली ने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। दोस्तों गोलकनाथ केस के पहले यह माना जाता था कि सरकार चाहे तो पार्लियामेंट के हेल्प के साथ आर्टिकल 368 को यूज करके किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ केस में जो जजमेंट आया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 6-5 की मेजोरिटी से ये कहा कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स के साथ में कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो, आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हो जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 368 आपको प्रोसीजर बताता है अमेंड करने का, लेकिन आपको यह पावर नहीं देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सको। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यहां तक नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी यहां पर कह दिया कि इसके पहले, मतलब कि 1967 के पहले भी अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट पारित किया गया या कोई भी ऐसा लॉ पारित किया गया जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, तो वो सारे लॉज, वो सारे अमेंडमेंट एक्ट्स नल एंड वॉइड हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि अगर सरकार को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो उसके लिए उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, और यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को होगा, और उसके लिए नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना होगा। अब दोस्तों जैसी गोलकनाथ केस का जजमेंट आया, पूरे देश में खलबली मच गई, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट से लेकर देश की सारी स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे कानून बना चुकी थी जो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रही थी, और अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से वो सारे कानून जो थे नल एंड वॉइड हो चुके थे। लेकिन दोस्तों जब एक खलबली मची हुई थी, तब एक और केस सुप्रीम कोर्ट में आया 1973 में, जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। और दोस्तों ये जो केस था, इसने इंडियन जुडिशियरी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक ऐसा आयाम सेट कर दिया जो आज तक शायद कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों केशवानंद भारती केस में भी जो इश्यू था वो था राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। और दोस्तों 1969-70 में केरला गवर्नमेंट ने फिर से एक लैंड सीलिंग एक्ट लाया था, और उसके तहत एक जो मठ था जिसके जो मेन पुजारी थे केशवानंद भारती जी, उनके मठ को नोटिस भेजा गया था कि भाई आपके पास जो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी रखी हुई है उसमें से कुछ प्रॉपर्टी जो होगी वो केरला गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेगी। और दोस्तों इसी कॉन्फिस्केशन के अगेंस्ट में केशवानंद भारती जी जो थे वो नानी पालकीवाल नाम के एक बहुत बड़े एडवोकेट के साथ में सुप्रीम कोर्ट में गए थे और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था। दोस्तों केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस का एक बहुत वाइड पैनल बैठा था, जो आज तक के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ा पैनल माना जाता है। दोस्तों केशवानंद भारती केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब 13 जजेस का बड़ा पैनल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बिठाया था, अगर फ्यूचर में किसी भी और सुप्रीम कोर्ट के बेंच को इस जजमेंट को ओवररूल करना होगा या बदलना होगा, तो 13 जजेस से ज्यादा का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहां पर बनाना पड़ेगा, जो एक बहुत मुश्किल बात मानी जाती है। दोस्तों केशवानंद भारती केस का जब जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में जो रवैया अपनाया था उसको बदला, और यहां पर एक बात कही गई कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन ये जो ताकत पार्लियामेंट को मिलती है कि वो किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकती है, ये तब तक ही कर सकती है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट ना किया जाए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इजाद किया था, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन में से कई सारे प्रोविजंस है जिनको समाज की रियलिटीज के साथ में, समय के साथ में बदलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मूलभूत स्ट्रक्चर से, मूलभूत आधार स्तंभ है जो कभी भी नहीं बदलने चाहिए। और दोस्तों ये जो मूलभूत आधार स्तंभ है, इसको बदलने के लिए अगर कोई अमेंडमेंट लाता है तो उसको कोर्ट खारिज कर सकता है। अब दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली क्या आता है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया, लेकिन डिफरेंट केसेस में जब भी बेसिक स्ट्रक्चर का मुद्दा उठा है तो चीजें थोड़ी थोड़ी यहां पर डिफाइन करते हुए गया है, और इसी के तहत दोस्तों कुछ जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मानती है, और उनमें से एक है फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत का है, कि मतलब भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, बहुत सारे स्टेट्स होंगे, इस स्ट्रक्चर को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, इस चीज को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता।
कोर्ट्स को ये राइट होगा कि वो जुडिशियल रिव्यू करे किसी भी लॉ का, किसी भी लॉ के ऊपर वो उसका स्क्रूटिनी करे, ये बताए कि ये लॉ वैध है या अवैध है, इस बात को कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता। जो सेपरेशन ऑफ पावर से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल विंग में, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है और आगे भी शायद बेसिक स्ट्रक्चर की कंसेप्ट को एक्सपांड किया जा सकता है। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से जो भी चीज अभी तक हमने डिस्कस की, अगर उसको समराइज किया जाए तो पता है मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बनता है। पहला चीज, आर्टिकल 368 को यूज करके इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ताकत रखती है। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है, बस वो अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए किसी भी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है जिसको यूज करके वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है किसी भी तरह से, अनलेस एंड अनटिल इट अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर की इस बात को सुन के आपको लग रहा होगा कि भाई कितना अच्छा प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इजाद किया है। अब इसके चलते हुए कोई भी सरकार, कोई भी पार्लियामेंट जो होगी, देश की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में आड़ी टेढ़ी छेड़खानी नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी जी ने एक ऐसा अमेंडमेंट लाया था जिसने इस पूरे स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा दी थी। अगर दोस्तों आप ये बात को समझना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या बीजेपी या एनडीए कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इस हद तक चेंज कर सकता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में आ जाए, तो दोस्तों आपको 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी ने 1975 में लाया था उसको समझने की जरूरत है। दोस्तों भारत में कानून बनाने का जो राइट है वो पार्लियामेंट को दिया गया और वो कानून सही है कि नहीं है उसको टेस्ट करने का राइट दिया गया जुडिशियरी को। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से जुडिशियरी उस कानून को खारिज कर देती है तो पार्लियामेंट को फिर से राइट दिया जाता है कि वो फिर से एक बार उस कानून को अमेंड करे और फिर से उसको सही रूप में पारित करे। और दोस्तों ये साइकिल कानून बनाने की और कानून को रिव्यू करने की चलती ही रहती है। और दोस्तों इसी के तहत 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो कुछ ऐसे कानून पारित किए गए जिनको जुडिशियल रिव्यू में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। और दोस्तों जब जुडिशियल रिव्यू में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया तो इंदिरा गांधी जी ने एक अमेंडमेंट लाया जिसको कहते हैं 42nd अमेंडमेंट। अब दोस्तों इस अमेंडमेंट की खासियत यह है कि इस अमेंडमेंट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और वो पता है क्यों? क्योंकि एक अमेंडमेंट के तहत 53 आर्टिकल्स को एक साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया गया था। उसी के साथ साथ जो 7th शेड्यूल होता है जहां पर इन मुद्दों को रखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट किन किन मुद्दों पर लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस मुद्दों पर लॉ बना सकती है और दोनों मिलकर किन किन मुद्दों पर लॉ बना सकते हैं, उस 7th शेड्यूल को भी यहां पर अफेक्ट कर दिया गया था। उसी के साथ साथ देश का जो प्रियम्बल है जहां पर देश का जो पॉलिटिकल नेचर है उसको डिफाइन किया जाता है उसको भी बदल दिया गया था। अब दोस्तों 53 आर्टिकल्स, 7th शेड्यूल और प्रियम्बल, इन तीनों चीजों को एक साथ अगर कोई अमेंडमेंट अफेक्ट करता है तो उसको डेफिनेटली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कानून बनाता पार्लियामेंट है, उसको रिव्यू करता है कोर्ट है, और अगर कोर्ट की जजमेंट से पार्लियामेंट ना खुश है तो फिर से एक बार कानून बना के उसका फिर से एक बार रिव्यू कर सकता है। वो एक साइक्लिकल फॉर्मेट में चलता है। लेकिन अगर दोस्तों किसी तरह से अगर इस साइकिल को तोड़ दिया जाए, मतलब लॉ तो पार्लियामेंट बना सकता है लेकिन उसको अगर कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता, तो दोस्तों क्या हालत होगी? सोचिए, देश की डेमोक्रेसी यहां पर खतरे में आ सकती है और 42nd अमेंडमेंट ने एग्जैक्टली यही किया था। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, 42nd अमेंडमेंट से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूलभूत आधार थे, मूलभूत स्ट्रक्चर्स थे, उनको भी चेंज करने की कोशिश की गई थी। और क्योंकि जुडिशियल रिव्यू को कंप्लीटली आउट कर दिया था, जुडिशियल रिव्यू की पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली आउट कर दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर खुद में खतरे में आ गया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन इसलिए बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई छेड़खानी ना की जाए, उस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की ही धज्जियां यहां पर उड़ा दी गई थी। दोस्तों 42nd अमेंडमेंट लाके इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को तो कम कर ही दिया था, बट उसी के साथ साथ दोस्तों जो ऑप्शंस एक आम आदमी को अवेलेबल थे उनको भी कम कर दिया था। 42nd अमेंडमेंट आने से पहले एक आम आदमी सरकार के किसी भी लॉ को चैलेंज करने के लिए आइदर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी जा सकता था। लेकिन अब इतनी ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं बची थी, हाई कोर्ट के पास नहीं बची थी कि वो आम आदमी के हर प्ली को एंटरटेन कर सके। तो दोस्तों ये जो अटैक था ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे नहीं था, एक आम आदमी के चॉइसेस के ऊपर, एक आम आदमी के राइट्स के ऊपर भी था। मतलब कि मोटे मोटे तौर पर समझाना चाहे तो पार्लियामेंट अपने मन मर्जी से किसी भी एक्ट को अमेंडमेंट एक्ट बना सकती है, उसका प्रोसीजर फॉलो कर सकती है, नहीं कर सकती है, और उनको जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी अमेंडमेंट के ऊपर में एक्शन नहीं ले सकता। अब दोस्तों जैसी 42nd अमेंडमेंट पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पूरी पावर उनके हाथ से चली जा चुकी थी। वो ऐसे किसी भी अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते थे, रिव्यू नहीं कर सकते थे जहां पर संविधान का मूलभूत स्ट्रक्चर भी बदला जा रहा है।
अब दोस्तों आप सोचिए, अगर आप किसी ऐसे देश में रह रहे हैं कि सरकार अपने मन मर्जी से कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी नियम बना सकती है जो आपके मूलभूत अधिकारों को अफेक्ट कर रहा है, आपके मूलभूत अधिकार आपसे छीन रहा है, और उसके लिए दोस्तों आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, तो उस देश को क्या लोकतंत्र कहा भी जा सकता है? उस देश को तो कंप्लीटली तानाशाही कहा जाएगा। अब दोस्तों इस देश की महानता बोलिए, इस देश की ताकत बोलिए, जैसी इमरजेंसी हटी, इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका, इंदिरा गांधी की जगह जनता पार्टी की सरकार को लाया, और जनता पार्टी की सरकार ने दोस्तों 43rd और 44th अमेंडमेंट लाके 42nd अमेंडमेंट के बहुत सारे प्रोविजंस को खारिज कर दिया और फिर से पुरानी हालत में बहुत सारी चीजों को ले गए। लेकिन दोस्तों जनता पार्टी के पास में उस तरह की मेजोरिटी नहीं थी जिस तरह की मेजोरिटी इंदिरा गांधी के पास थी, और दोस्तों इसीलिए पूरे जो बदलाव किए गए थे 42nd अमेंडमेंट के, उनको पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया। कुछ कुछ बदलाव दोस्तों आज तक भी कंटिन्यू चल रहा है। अब दोस्तों 42nd अमेंडमेंट को समझना इसलिए जरूरी था कि अगर कोई ऐसी सरकार इस देश में बन जाती है जिनकी सेंटर पर फुल स्पेशल मेजोरिटी हो, जिनकी स्टेट्स पर भी अच्छी खासी पकड़ हो, कम से कम आधे स्टेट्स उनके हाथ में कंट्रोल में हो, तो कुछ ऐसा अमेंडमेंट दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकती है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर भी अफेक्ट किया जा सकता है। और दोस्तों अगर ये सरकार बाद में चली भी जाती है, जो नई सरकार आती है उसके पास शायद उतनी मेजोरिटी ना हो कि वो पूरे बदलाव को खारिज कर सके। कुछ ना कुछ बदलाव जो ऐसी सरकार, तानाशाह सरकार जो होती है, जो कर जाती है, वो हमेशा के लिए कंटिन्यू रह जाते हैं, वो हमेशा के लिए देश को अफेक्ट करते रहते हैं। इंदिरा गांधी ने जो 1975 में किए उसके रिपरक्यूशन आज 2024 में भी दोस्तों हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं बनी है कि उन चेंजेस को पूरी तरह से खारिज करने जितनी मेजोरिटी हासिल कर सके। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में 2024 से लेकर 2026 तक दोस्तों ऐसा सिनेरियो इस देश में फिर से एक बार बन सकता है कि बीजेपी के पास या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास में इतनी ताकत आ जाए कि वो उस तरह का अमेंडमेंट फिर से एक बार ला सके जिस तरह का अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने लाया था। दोस्तों मैं यहां पर सरकार के इंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं कि सरकार वैसा ही अमेंडमेंट लाएगी, मैं यहां पर यह बता रहा हूं कि उनके पास उस तरह की ताकत आ सकती है कि अगर वो चाहे तो उस तरह का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है। तो दोस्तों आइए इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से खारिज करने की ताकत हासिल कर सकती है या नहीं कर सकती। दोस्तों अगर आप लोकसभा को देखें तो लोकसभा में मौजूदा स्थिति में 543 सीट्स है। वहां अगर दोस्तों आपको 50% मेजोरिटी मार्क चाहिए तो आपको 272 सीट्स होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आपको स्पेशल मेजोरिटी मार्क चाहिए, मतलब कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो आपके पास में 362 सीट्स होनी चाहिए। दोस्तों 2024 के इलेक्शन होने के पहले की अगर आप सिचुएशन देखें तो बीजेपी के पास में खुद के 303 सांसद है, एनडीए के पास में टोटल मिला के 353 सांसद है, और दोस्तों जो स्पेशल मेजोरिटी हमारा मार्क था 362 का, उससे बस थोड़ी सी कम सीट्स उनके पास है। लेकिन दोस्तों जिस तरह की तैयारी बीजेपी की इस बार इलेक्शन के लिए दिख रही है और जिस तरह के नारे बीजेपी लगा रही है, 370 पार बीजेपी खुद होना चाहती है और एनडीए को 400 पार कराना चाहती है। अगर दोस्तों ये वहां पर सक्सेस उनको मिल जाता है तो वो स्पेशल मेजोरिटी मार्क जो 362 का है लोकसभा का, उसको बहुत आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए सिर्फ लोकसभा में मेजोरिटी होगी नहीं चलेगा, आपको राज्यसभा में भी मेजोरिटी चाहिए होगी। और दोस्तों राज्यसभा की अगर मौजूदा हालत देखें तो वहां पर करंटली 240 सीटें हैं, और दोस्तों 240 सीटों का अगर हाफ मार्क आप ले तो वो बनता है 121 की मेजोरिटी। अगर 121 सीट्स किसी पार्टी के पास है तो वो फुल मेजोरिटी वहां पर हासिल करेगी। और दोस्तों जो 2/3 मेजोरिटी की हम बात करते हैं, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी की हम बात करते हैं, तो उसके लिए 160 सीट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर चाहिए होंगी। अगर दोस्तों 2024 के इलेक्शन के पहले की हम बात करें तो वस्तु स्थिति में अभी बीजेपी के पास राज्यसभा में 97 मेंबर्स है और एनडीए के पास में टोटल 117 मेंबर्स है, जो ओवरऑल मेजोरिटी जो 50% मेजोरिटी मार्क से सिर्फ और सिर्फ 4 कम है, क्योंकि जो मेजोरिटी मार्क है वो है 121 और एनडीए के पास अभी 117 सीट्स यहां पर मौजूद है। दोस्तों बीजेपी और एनडीए को अगर राज्यसभा को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना है तो राज्यसभा का जो स्पेशल मेजोरिटी मार्क है, मतलब कि 160 सीट्स आउट ऑफ 240, उसको अपने कंट्रोल में लेना होगा। उनको 160 सांसद राज्यसभा में मौजूद करने होंगे। तो दोस्तों 2024 के इलेक्शन के बाद शायद हो सकता है कि लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी मार्क बीजेपी और एनडीए के पास आ जाए, लेकिन राज्यसभा में वो स्पेशल मेजोरिटी मार्क आने के लिए उनको शायद थोड़ा समय लग सकता है। और दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है साल 2026 में। दोस्तों मैं 2026 की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो स्टेट्स इलेक्ट करके भेजती है, और दोस्तों 2026 तक जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर मेजोरिटीली एनडीए की ही सरकार मौजूद है।
तो दोस्तों 2026 तक बीजेपी को सिर्फ ये करने की जरूरत है कि जहां जहां पर उनकी सरकार है, जिन जिन स्टेट्स में उनकी सरकार है, वहां पर वो सरकारें बनी रहे। और 2026 में दोस्तों कुछ ऐसे स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले जहां पर अपोजिशन पार्टीज की सरकारें वहां पर मौजूद है। अगर 2026 में बीजेपी उन स्टेट्स में भी अगर इलेक्शन जीत जाती है तो उनके पास उतनी मेजोरिटी हो जाएगी कि वो 160 अपने सांसद जो है राज्यसभा में भेज सके और राज्यसभा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सके। अब दोस्तों हो सकता है कि 2026 तक लोकसभा का कंट्रोल बीजेपी और एनडीए के हाथ में आ जाए, राज्यसभा का कंट्रोल बीजेपी और एनडीए के हाथ में आ जाए, लेकिन दोस्तों इस कंट्रोल से कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम प्रोविजंस को बीजेपी और एनडीए अगर चाहे तो अमेंड कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको शायद वो अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करने के लिए उनको कम से कम आधे स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, आधे स्टेट्स में उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। और दोस्तों अगर मौजूदा हालत को देखा जाए तो 2024 में बीजेपी 28 में से 12 स्टेट्स में रूल कर रही है और एनडीए को अगर देखा जाए तो 28 में से 17 स्टेट्स में आज की स्थिति में दोस्तों एनडीए का रूल प्रेजेंट है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो रेजिस्टेंस एनडीए को आ सकता है वो आज के स्टेट में उनके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि 28 में से 17 स्टेट्स उनके कंट्रोल में है। और दोस्तों अगर यही स्थिति चलती रही 2026 तक, और अगर आने वाले इलेक्शंस में 2026 के इलेक्शंस में कुछ अपोजिशन रूल स्टेट्स अगर बीजेपी के एनडीए के कंट्रोल में आ जाते हैं दोस्तों, तो उनके पास लोकसभा में मेजोरिटी हो जाएगी, उनके पास राज्यसभा में मेजोरिटी हो जाएगी, उनके पास 28 में से 14 से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार होगी। और दोस्तों इस ताकत के साथ में पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की ताकत बीजेपी और एनडीए के हाथ में आ सकती है। अब दोस्तों ऐसी अंधाधुंध ताकत अगर बीजेपी के हाथ में आ जाती है तो उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल रिव्यू ही बचता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही दोस्तों उनके पास किए लॉस को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने देखा 42nd अमेंडमेंट में, अगर सरकार चाहे तो कोई ऐसा अमेंडमेंट ला सकती है जहां से जुडिशियल रिव्यू को ही खारिज कर दिया जाए, तो दोस्तों ऐसा करने की ताकत बीजेपी और एनडीए के हाथ में 2026 में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में जो सवाल हमने पूछा था, क्या बीजेपी और एनडीए के हाथ में इतनी ताकत आ सकती है कि उस संविधान को बहुत बड़े तरीके से अमेंड कर सके, तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है बिल्कुल हो सकता है, अगर 2026 में बीजेपी अपनी मेजोरिटी मैक्सिमम स्टेट्स में हासिल कर लेती है। अब दोस्तों जो दूसरा सवाल यह बनता है कि क्या बीजेपी या एनडीए सच में इस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लाएगी। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि बीजेपी और एनडीए इस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लाएगी। उसका रीजन दोस्तों ये है क्योंकि जब लास्ट टाइम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के चेंजेस लाए गए थे वो थे साल 1975 में, जब देश में कम्युनिकेशन नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, देश की यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, और अगर सरकार के अगर कुछ भी विरोध जताना है या विरोध एक जगह पे गैदर करना है तो दोस्तों उतना आसान नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर 2024 या 2026 की आप सिचुएशन देखें तो दोस्तों देश बहुत हद तक बदल चुका है। अब कम्युनिकेशन मीडिया बहुत स्ट्रांग है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, लोगों की यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर कोई भी सरकार लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में आक्षेप उठाती है, उनको अफेक्ट करने की कोशिश करती है, तो दोस्तों जनता उनको नहीं छोड़ेगी। और दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार के हाथ में ताकत आना एक बात अलग है, लेकिन क्या सरकार उसको इस्तेमाल करेगी, इसके लिए दोस्तों सोशल कंट्रोल भी कोई चीज होती है, पॉलिटिकल कंट्रोल भी कोई चीज होती है, लोगों की सहमति भी कोई चीज होती है, और लोगों के पास कितना कम्युनिकेशन करने की ताकत है, ये चीज दोस्तों यहां पर निर्धारित करती है कि क्या सरकार उस तरह का कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी। दोस्तों इतना बड़ा बदलाव करने के बाद भी इंदिरा गांधी को फाइनली लोगों के सामने जाना पड़ा, वोट मांगना पड़ा, और जो हरकत इंदिरा गांधी ने 1975 में की थी, 1977 में लोगों ने उसको सही तरह से पनिश भी किया। और दोस्तों कोई भी आने वाली सरकार अगर इस तरह का मिसचिफ करने की कोशिश करेगी, हमारे देश के लोकतंत्र के साथ खेलने की कोशिश करेगी, हमारे संविधान के साथ खेलने की कोशिश करेगी, तो जनता इतनी आसानी से उनको छोड़ने वाली नहीं है। और ये बात बीजेपी भी बहुत अच्छे से जानती है, ये बात एनडीए भी बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि अल्टीमेटली नेताओं को तो फेस करना लोगों को ही है, और लोगों के हाथ में ही हमारा संविधान असली पावर वेस्ट करता है। तो दोस्तों जब तक आपकी उंगली में ताकत है, इस देश की जनता की उंगली में ताकत है, तब तक दोस्तों किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ खेल सके, हमारे जुडिशियल रिव्यू के राइट को अफेक्ट कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मैं आपको बता सका हूं कि किस तरह से संविधान को अमेंड किया जा सकता है, क्या बीजेपी उतनी पावर में आ सकती है, उतना पावर उसके हाथ में आ सकता है कि वो संविधान को ड्रास्टिकली चेंज कर सके, और क्या बीजेपी सच में वैसा कर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी को भी दोस्तों मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने कोई जानकारी आपको गलत दी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आप जब ऐसा फीडबैक देते हैं तो मुझे नए इनपुट्स मिलते हैं, नए वीडियो बनाने के लिए, मुझे आपके सोच के साथ में अलाइन होने के लिए एक मौका मिलता है। तो दोस्तों कमेंट कीजिए, जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके।
तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहे हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।